नमस्कार। प्रयास के ग्रेड थर्ड के लिए आयोजित टास्क आधारित टेस्ट सीरीज के पेपर क्रमांक 14 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का जो पेपर संपन्न हुआ उस पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। अपन एक एक प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आप सभी एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा और अपना मूल्यांकन कीजिएगा। पहला प्रश्न, जैसा कि आप सबको ये भी पता है कि इस बार जो टेस्ट था उसमें शैक्षिक प्रबंधन और प्रबंधन से संबंधित समितियां और साइकोलॉजी में समायोजन का टॉपिक था। तो इन टॉपिकों से संबंधित जो जो प्रश्न हैं उनको अपन एक एक करके देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक में पहला प्रश्न मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है, यह प्रश्न पूछा है। एसएमसी की बात हो रही है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो कार्य अपन देखते हैं उनमें से कौन सा कार्य नहीं है? पहला प्रश्न, कैचमेंट एरिया के बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना। ठीक है, पहला काम ये बताया है कि जो स्कूल के आसपास का परिक्षेत्र है उसमें जितने भी बच्चे हैं उन सबका स्कूल में इनरोलमेंट होना चाहिए, स्कूल में बच्चे डेली आने भी चाहिए। ये एसडीएमसी की ड्यूटी बताई है। दूसरी, विद्यालय अनुदान का उपयोग करना। स्कूल में जितने भी ग्रांट आती है उस ग्रांट को यूज करना और जो आय व्यय है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना कि पैसा कोई गलत तो खर्च से नहीं हो रहा है, सही जगह खर्च हो रहा है ना, उसकी मॉनिटरिंग करना है। सही है, क्योंकि स्कूल में कोई भी कार्य करवाया जाता है तो उसका एसएमसी में पहले प्रस्ताव लिया जाता है, उसका एसएमसी के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, उसके बाद में होता है। तीसरा, विद्यालय विकास कोष के लिए अनुदान जारी करना। स्कूल में जो फंड होता है उसके लिए अनुदान जारी करना, और नीचे लिखा इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कार्य नहीं है तो सीधा सीधा पड़ा है। पहला काम है, दूसरा काम है, तीसरा काम विद्यालय विकास कोष का निर्माण करना तो है, लेकिन यहां क्या लिख दिया? विद्यालय कोष के लिए अनुदान जारी करना। एसएमसी विद्यालय कोष के लिए अनुदान जारी नहीं करती है। अनुदान जारी करने का काम तो राज्य सरकार का है। अनुदान का उपयोग सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी मॉनिटरिंग करना एसएमसी का काम है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये एसएमसी का कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विद्यालय विकास एवं, वो तो एसएमसी की बात हुई थी, और अब जो आप बात कर रहे हो वो एसएमसी की नहीं हो रही है। इस बार प्रश्न आया है एसडीएमसी। एसडीएमसी कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए होती है, और एसएमसी आप सब जानते ही हो, एसएमसी है वो 1 से लेकर 8 के लिए होती है। तो क्या कह रहा है? पहला, ये कक्षा 9 से 12 तक की शैक्षिक गुणवत्ता सुधार और विद्यालय विकास संबंधी कार्य करती है। बिल्कुल करती है। इसका अध्यक्ष निर्वाचित अभिभावक होता है। अध्यक्ष की बात हो रही है भाई। तो आप सब जानते होंगे कि एसएमसी जो होती है ना उसका अध्यक्ष होता है वो तो निर्वाचित अभिभावक होता है, और एसडीएमसी होती है एसडीएमसी। एसडीएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो स्कूल का प्रधानाचार्य होता है। ये ध्यान रखना आप। तो यहां पर दूसरी बात गलत है भाई। कौन सा असंगत है? बी असंगत है, क्योंकि एसडीएमसी का अध्यक्ष स्कूल का प्रिंसिपल होता है, निर्वाचित अभिभावक नहीं होता है। और तीसरा लिखा है इसमें 2 विद्यार्थी प्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल, एसएमसी के अंदर जो टोटल 23 सदस्य हैं उनमें 2 विद्यार्थी होते हैं, एक बालक और एक बालिका। 2 विधायक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं, ये भी सही है। और इसकी मासिक बैठक अमावस्या होती है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति। फिर प्रश्न आया है, लेकिन किसके बारे में? एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में प्रश्न आया। एसएमसी के बारे में आया। एसएमसी की बात हो रही है। क्या पूछ रहा है कि एसएमसी की कार्यकारिणी है ना, उसके बारे में सत्य कथन कौन सा है? अभिभावकों की संख्या कुल संख्या का 3/4 होती है। हाँ, गार्जियन 3/4 यानी 75% होने चाहिए। सही बात है। दूसरी, पदेन एवं मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 1/3, 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
इसमें कुल अभिभावक सदस्य 11 होते हैं। अपने एसएमसी में राजस्थान में कुल सदस्य 16 हैं और 16 में से अभिभावकों के बारे में लिखा है 11 होते हैं। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अभिभावक जो है ना, ध्यान देना, कितने अभिभावक होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है अभिभावक, एक उपाध्यक्ष होता है, इसके अलावा 9 सदस्य अन्य होते हैं। ये सब तो 11 तो होते हैं निर्वाचित, लेकिन आपको पता है अभिभावकों में से ही 2 सदस्य होते हैं, उनको एमएलए द्वारा नॉमिनेट भी किया जाता है। तो 11 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। ये तो मनोनीत होते हैं और ये निर्वाचित होते हैं। लेकिन ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि एसएमसी की कार्यकारिणी में कुल अभिभावक सदस्य कितने होते हैं। तो 11 और 2 ये भी काउंट होंगे, तो टोटल क्या होगा, 13 होना चाहिए। लेकिन 3 वाली जो बात है ना, वो गलत है, दूसरी सही है। चौथी, निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2/3 होनी जरूरी है, 2/3 निर्वाचित होने चाहिए, ये भी सही है। तो 3 को छोड़ दो, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, उत्तर हो गया डी। डी एकदम सही जवाब है। आगे आ जाइए, 11 नंबर प्रश्न। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लुथर गुलिक ने जो पोस्ट कोर्प सिद्धांत दिया है, उस पोस्ट कोर्प के अंदर जो एस अक्षर है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कार्मिकों की भर्ती करना, कार्मिकों की भर्ती करना एवं नियुक्ति करना, इसको बोलते हैं स्टाफिंग। पोस्ट कोर्प सिद्धांत के बारे में आप सब जानते होंगे। पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, एस का मतलब स्टाफिंग यानी कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति, डी का मतलब डायरेक्शन, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी का मतलब बजटिंग। पोस्ट कोर्प सिद्धांत के अनुसार लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने काम बताए हैं? 7 काम बताए हैं, जिनमें एस का मतलब है स्टाफिंग यानी कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डी हो गया उत्तर। 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? प्रबंधन की विशेषता पूछी है, लक्ष्य परक कौशल है, यानी प्रबंधन एक ऐसा कौशल है जो एक किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। सार्वभौमिक है, आजकल प्रबंधन हर जगह मौजूद है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही है। सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल एक समूह के अंदर संपन्न होता है, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता सारा काम। सत्तात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल प्रबंधन में सत्ता होती है, उच्चाधिकारी वो अपने अधीनस्थों को समय समय पर आदेश निर्देश देते हैं, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि चारों बातें एकदम सही हैं। जवाब हो जाएगा डी। प्रबंधन की विशेषताओं में चारों, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना, ग्रेड फर्स्ट में आ चुका प्रश्न ये, जिसमें प्रबंधन की थ्योरी के अंदर विशेषताएं पूछी हैं, सैद्धांतिक विशेषताएं पूछी हैं। अगली बात आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अगला प्रश्न आ जाइए भाई। 19 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए। राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के बारे में गलत बात पूछ रहा है भाई, कौन सी गलत है? राजस्थान में इसकी कार्यकारिणी में कुल 16 सदस्य होते हैं, पहली बात। दूसरी, लगातार 3 बैठकों में अगर कोई एब्सेंट हो जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, दूसरी बात। तीसरी बात, कार्यकारिणी की गणपूर्ति के लिए आधे सदस्य उपस्थित होने जरूरी हैं। और चौथी बात है, कार्यकारिणी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष साधारण सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होता है, बिल्कुल। तो 4 बातें बताइए, आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा? सही जवाब, तो सही जवाब है सी, कार्यकारिणी। ध्यान रखना, राजस्थान में एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति में 16 सदस्य हैं, सही बात है। 3 बैठकों में अगर कोई मेंबर लगातार अनुपस्थित रह जाता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन जो गणपूर्ति है वो एसएमसी के अंदर 1/3 है, और एसडीएमसी अगर पूछता तब ये सही होता, एसडीएमसी में 1/2 होती है। तो गणपूर्ति एसएमसी की पूछी है तो यहां आधे आधे का मतलब तो 1/2 हो गया, इसलिए गलत है, उत्तर हो गया सी। प्रश्न नंबर 22 में आ जाओ। एकीकृत शिक्षा योजना यानी 2018 में राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को एकीकृत करने के बाद में प्रत्येक जिले में एक नया पद आया है, जिसका नाम है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। यह पद किसके समकक्ष होता है? तो ये रैंक दे रखी है, जॉइंट डायरेक्टर के बराबर, या एडिशनल डायरेक्टर के बराबर, या डिप्टी डायरेक्टर के बराबर, या उपखंड अधिकारी एसडीएम के बराबर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक जिले में जो सीडीओ होता है उसकी जो रैंक होती है उपनिदेशक के समकक्ष होती है, डिप्टी डायरेक्टर। शिक्षा में रैंक देखो कैसे होती है, डायरेक्टर, निदेशक, निदेशक के नीचे होता है संयुक्त निदेशक,
संयुक्त निदेशक, ठीक है, जॉइंट डायरेक्टर। निदेशक तो पूरे राज्य का होता है, ये शिक्षा मंडल में बैठता है। उसके बाद में होता है उपनिदेशक, उपनिदेशक जिले में बैठता है। वर्तमान में जिले में जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मैंने आपको बताया वो डीडी रैंक का होता है, डिप्टी। इसको बोलते हैं डायरेक्टर, इसको बोलते हैं जॉइंट डायरेक्टर जेडी, इसको बोलते हैं डीडी डिप्टी डायरेक्टर। इसके नीचे आता है डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी, सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी डीओ। डीओ के नीचे आता है प्रिंसिपल, प्राचार्य, और प्राचार्य के नीचे आता है उप प्राचार्य। ऐसे रैंक होती हैं। तो अपने जो जिले में जो सीडीओ बनाया हुआ है ना, वो सीडीईओ जो है वो किस रैंक का होता है? डिप्टी डायरेक्टर रैंक का होता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी। आगे आ जाओ। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक किसको मानते हैं? तो शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक मानते हैं लूथर गुलिक को। ध्यान रखना भाई, लूथर गुलिक को शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक माना जाता है। पोस्ट कॉर्प सिद्धांत इसी ने दिया है। 29 नंबर प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाई जाती है, तो इसका निर्माण करने का प्रावधान एक तो राजस्थान आरटी रूल 2011 और एक आरटी 2009, दोनों में इसका उल्लेख है। तो कहां कहां पर है? तो आप सब जानते हो, पहला लिखा आरटी 2009 की धारा 21 में तो खाली एसएमसी का प्रोविजन है। राजस्थान आरटी नियम 5 में विद्यालय विकास योजना है, बिल्कुल सही बात है। आरटी 2009 की धारा 22 में विद्यालय विकास योजना है, बिल्कुल सही है। और विकल्प 2 और 3 यानी बी और सी दोनों सही हैं, तो उत्तर हो गया डी। ध्यान रखना, एसएमसी का प्रोविजन, विद्यालय प्रबंधन समिति है ना, इसका प्रोविजन आरटी की धारा 21 में है, लेकिन विद्यालय विकास योजना का प्रोविजन है वो आरटी की धारा 22 में है। राजस्थान आरटी रूल 2011 के नियम 3, 4 और 5 में, 3 और 4 में तो एसएमसी की कार्यकारिणी और साधारण सभा का गठन है, और 5 के अंदर विद्यालय विकास योजना का प्रावधान है। तो इसका जवाब डी एकदम सही है, दोनों जगह मिलेगा आपको। अगला प्रश्न आ जाओ। एकीकृत शिक्षा योजना में नवगठित पदों को समकक्ष पदों के से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ तो पदाधिकारियों के नाम दिए और एक तरफ उनकी रैंक दी हुई है, पदानुक्रम दिया हुआ है, मिलान करना है। मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, इसको बोलते हैं सीबीईओ। प्रत्येक ब्लॉक में जो सीबीओ होता है वो किसके समकक्ष होता है? उसकी रैंक क्या होती है? तो उसकी रैंक डी ही होती है। तो पहले में तो एक एकदम सही है। बी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अभी बताया था मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कौन होता है? डिप्टी डायरेक्टर होता है। मुख्य क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी या मुख्य मंडल शिक्षा अधिकारी ये जॉइंट डायरेक्टर होता है, 2 नंबर। और एसीबीओ ये प्रिंसिपल रैंक का होता है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3 नंबर ऑप्शन यानी सी ऑप्शन एकदम सही है। ये रैंक आपको पता होनी चाहिए। 2018 के बाद में राज्य में एकीकृत शिक्षा योजना लागू होने के बाद में नए पदों का सृजन हुआ है, जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ऐसे पद आए हैं। तो ये पद किस रैंक के होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी में गणपूर्ति के लिए एसडीएमसी पूछ रहा है भैया, एसएमसी नहीं पूछ रहा है। एसएमसी में तो गणपूर्ति आप सब जानते हो 1/3 होती है, लेकिन एसडीएमसी में गणपूर्ति है वो 1/2, यानी इसका सही जवाब होगा सी। साफ साफ पढ़ा है, दोनों याद रखनी है, दोनों की गणपूर्ति अलग अलग है। एसएमसी की कार्यकारिणी की गणपूर्ति में 1/3 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। एसडीएमसी की कार्यकारिणी में आधे सदस्य, 23 में से आधे, ठीक है, इसमें 16 में से आधे, 16 में से 2/3 यानी 1/3 आने चाहिए। तो यहां 1/2 हो गया उत्तर। आगे आ जाओ। 40, नवीन एकीकृत शिक्षा योजना में कौन सा पद एकीकृत नहीं किया गया? एकीकृत का मतलब प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाने का मतलब एकीकरण है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में और माध्यमिक शिक्षा में कौन से लेवल पर पदों को एकीकृत कर दिया गया और कौन से पर नहीं किया? तो पूछा कि नहीं किया है, तो पहला है डायरेक्टर। राज्य स्तर पर डायरेक्टर दोनों का एक है क्या? नहीं है। एलिमेंट्री का अलग होता है, सेकेंडरी का अलग होता है। थोड़े दिनों पहले सीताराम जाट तो एलिमेंट्री के थे
और आशीष मोदी माध्यमिक शिक्षा के थे। चूंकि अब आशीष मोदी दूसरे विभाग में चले गए, इसलिए दोनों का चार्ज एक ही आदमी के पास में, लेकिन दोनों की पोस्ट अभी तक एक नहीं हुई है। तो डायरेक्टर की पोस्ट दोनों आज भी अलग अलग है। जबकि मंडल स्तर पर एक अधिकारी बैठता है, मुख्य क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, जिनको अपन ज्वाइंट डायरेक्टर बोलते हैं, जेडी बोलते हैं। जिले में एलिमेंट्री और सेकेंडरी का एक ईडीओ बैठता है मुख्य रूप से, जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, दोनों को देखता है, प्रारंभिक शिक्षा को भी माध्यमिक को, जिसका नाम है सीडीओ। ये सीडीओ है, ठीक है। और ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों के लिए एक ही सबसे बड़ा अफसर है, वो है सीबीओ। तो इस प्रकार से देखो, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर तो एकीकरण हो गया, लेकिन अभी तक राज्य स्तर पर डायरेक्टर के पद दोनों अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। 40 के बाद में आगे बढ़िए। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के अभिभावक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक या प्रबोधक, हाँ, इनमें से एक शिक्षक भी होता है कार्यकारिणी में। साधारण सभा पूछी है तो साधारण सभा में सारे अभिभावक होते हैं, सारे टीचर होते हैं। ये लिखा सीबीओ, सीबीओ नहीं होता है भाई, सीबीओ एसएमसी का मेंबर नहीं होता साधारण सभा। स्थानीय निकाय के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य जो उस निकाय की वार्ड में जहां स्कूल तो वहां के निवासी हो, वो भी होते हैं। तो ए ये भी सही है और बी भी सही है और डी भी, ये भी होते हैं, लेकिन सी वाले नहीं होते, इसलिए उत्तर हो जाएगा सी। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में विद्यालय प्रबंध समिति कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? क्या पूछ रहा है भैया? विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी एसएमसी की, तो एसएमसी में तो अपन सब जानते हैं राजस्थान में 16 सदस्य हैं। वैसे आरटी की धारा के अनुसार एसएमसी के अंदर पूरे देश के अंदर 15 सदस्य होने जरूरी हैं, लेकिन राज्य चाहे तो इस संख्या बढ़ा भी सकता है। राजस्थान ने 1 बढ़ा रखी है, 15 की जगह कितनी कर रखी है? 16 कर रखी है, ठीक है। आगे आ जाइए। 46 के बाद में अगला प्रश्न। अब साइकोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। परिभाषा है भैया, समायोजन एक सतत प्रक्रिया है, ध्यान रखना, आकस्मिक नहीं है। सतत मानी लगातार चलने वाली, कोई अचानक होने वाला काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? वातावरण के साथ में अपना सामंजस्य स्थापित करता है। और ये सामंजस्य स्थापित कब होगा? जब वो अपने व्यवहार में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। कौन कहता है ये बात? तो सीधी सीधी बात है, गेट्स का कथन है। समायोजन का अर्थ बताया है, बहुत बढ़िया परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है। इसमें आदमी वातावरण के साथ में तालमेल बैठाता है और इसके लिए उसको अपने व्यवहार में कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा एक समायोजन की विशेषता नहीं? समायोजन के बारे में 4 बात लिखी हुई है, गलत बात पहचाननी है। समायोजन व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के बीच में संतुलन की प्रक्रिया। बिल्कुल साहब, एडजस्टमेंट तभी होगा जब अपन अपनी एबिलिटी और जो नीड है उनमें क्या करेंगे? संतुलन स्थापित करेंगे। तो बिल्कुल सही है। समायोजन एक आकस्मिक और तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है भाई, गलत है ये। अभी पढ़ा अपन ने कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है, आकस्मिक नहीं है, तात्कालिक नहीं है, हमेशा जरूरत पड़ती है इसकी, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये ध्यान रखना आप। तो दूसरी बात है, पहली सही है, दूसरी गलत लग रही। तीसरी क्या? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य समायोजन में उपयोगी। अगर आपकी मेंटली हेल्थ बढ़िया है तो एडजस्टमेंट अच्छी तरह से होगा। बिल्कुल। समायोजन परिवर्तन की प्रक्रिया है, समायोजन में परिवर्तन करना पड़ता है, सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी है वो गलत है, बाकी सारी बातें सही है। समायोजन का तीसरा अगला प्रश्न 56 नंबर आइए। 56, समायोजित व्यक्ति के लक्षणों की पहचान करनी है। समायोजित व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से हैं? इनमें से अधिक सामाजिकता, बिल्कुल। जो एडजस्टमेंट कर लेता है वो अपने आप ही बहुत बढ़िया सामाजिक यानी सोशल हो जाता है, तो सही है ये। अत्यधिक महत्वाकांक्षा, 9 भाई। उपलब्धि का स्तर बहुत हाई लेवल का है और महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा है, और वो महत्वाकांक्षा जब पूरी नहीं होती तो आदमी का समायोजन बिगड़ता है, इसलिए दूसरी बात है ना, ये गलत है। संतुलित व्यक्तित्व और स्पष्ट जीवन लिख से, बिल्कुल, जिस आदमी का व्यक्तित्व संतुलित है, न इंट्रोवर्ट है न ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, एकदम दोनों में क्या है? बैलेंस बना के रख रहा है। साथ साथ में उसका जीवन लक्ष्य स्पष्ट है कि साहब मेरे को जीवन में ये करना है, बस खत्म, इधर उधर भटकता नहीं है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। स्वस्थ रुचि और अभिरुचियां, उसकी रुचियां बहुत ही हेल्दी, स्वस्थ होती हैं, अच्छी आदतें होती हैं, अच्छी रुचि होती है, ठीक है। तो 1 सही है, 3 सही है और 4 सही। 1, 3 और 4, इसका मतलब कौन सा? 1, 2 छोड़ दो, तो पहला उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, ए सही है। संतुलित समायोजित व्यक्ति के लक्षण है। 58 नंबर में आ जाओ। एक व्यक्ति अपने परम मित्र की शादी में नहीं जाता है, जाना तो चाहता है, लेकिन पत्नी चाहती है कि वो वहां नहीं जाए।
क्योंकि ससुराल में विवाह है और पत्नी चाहती है कि ससुराल वाले विवाह को अटेंड करे, इसलिए वहां जाना पड़ रहा है। ससुराल में न चाहते हुए भी आपको अपने मित्र की शादी छोड़कर और ससुराल जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इसलिए कर रहा है कि उसकी पत्नी नाराज नहीं हो जाए, नाराज नहीं हो जाए। तो भैया ये क्या है? क्या आदमी अपनी इच्छा से कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, ये है दबाव, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। ध्यान रखना, अंतर्द्वंद का मतलब तो दो विकल्पों में से एक को चयन करने के लिए कहा जाए, और उस समय हमारे मन में जो उधेड़बुन शुरू होती है, कौन सा चुनूं और कौन सा छोड़ूं, ये तो होता है अंतर्द्वंद, जिसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तनाव, तनाव अत्यधिक संकटपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में आदमी क्या है कि टाइम पर तो काम करता नहीं है, और जब संकट की घड़ी सामने आ जाती है तब अपने व्यवहार में तत्परता लाता है, जिसके कारण वो टेंशन में आता है। फ्रस्ट्रेशन, जब अपन अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा के अकॉर्डिंग अपने को कोई चीज नहीं मिलती है, अपेक्षा से कम मिलती है, तब अपने अंदर एक निराशा का भाव पैदा होता है, जिसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन या कुंठा। और दबाव किसको बोलते हैं? जब कोई आदमी अपनी इच्छा की बजाय किसी दूसरे की इच्छा से काम करने के लिए बाध्य हो जाए तो इसको स्ट्रेस या दबाव बोलते हैं। तो ये दबाव ही है, क्योंकि अपनी इच्छा से नहीं, पत्नी की इच्छा से काम हो रहा है। ठीक है, उत्तर हो गया सी। 62 देखिए क्या पूछ रहा है कि सहायता से समायोजन की, नीचे दिए गए कूट की सहायता से समायोजन की अप्रत्यक्ष आत्मरक्षा विधियों का चयन करें। अप्रत्यक्ष का देखो, एक तो होती है समायोजन की, दो प्रकार की रक्षा प्रणालियां होती है, एक तो होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। समायोजन के जो तरीके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष होते हैं उसमें तो आदमी डायरेक्ट करता है समायोजन, और अप्रत्यक्ष में क्या है कि वो डायरेक्ट नहीं करके किसी अन्य माध्यम से नहीं, आत्मरक्षा प्रणाली को काम में लेता है। तो यहां अपने को प्रत्यक्ष नहीं करके आत्मरक्षा प्रणाली है ना, उसको चूज करना है। तो आत्मरक्षा प्रणाली कौन सी है? अप्रत्यक्ष आत्मरक्षा विधियां। अप्रत्यक्ष में देखो दमन आ गया, ठीक है, और प्रतिगमन आ गया, 3 और 4 हैं, ये तो आत्मरक्षा प्रणाली है। और विड्रॉ करना और लक्ष्य प्रतिस्थापन, लक्ष्य ही चेंज कर देना। सुलह करने का मतलब तो कॉम्प्रोमाइज करना है कि साहब किसी ने आपसे कोई पैसे मांगे कि साहब इस चीज के मैं इतने पैसे में बेचूंगा, वो कहता कि नहीं साहब थोड़े कम करो, बीच में अपन थोड़े बहुत कम कर देते हैं, उसकी बात रह जाती है, हमारी वजह से समझौता हो गया, ये होता है कॉम्प्रोमाइज। लक्ष्य प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हो, बार बार कोशिश करते हो, प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरा लक्ष्य कि यार आरएस तो नहीं बने, अब टीचर बन जाते हैं चलो, और टीचर बन के संतुष्टि प्राप्त कर ली, इसको कहते हैं लक्ष्य प्रतिस्थापन। लेकिन दमन और प्रतिगमन, विस्थापन, शोधन, ये सारी चीजें क्या हैं? ये मानसिक रक्षा प्रणालियां हैं, जिनको अपन आत्मरक्षा प्रणाली भी कहते हैं, मेंटल मैकेनिज्म। तो 3 और 4 सही होगा, सही जवाब हो जाएगा 1। आगे आ जाओ। पिता द्वारा अपने शिशु के सामने घोड़ा बनना। अगर कोई पिता अपने छोटे बच्चे के सामने, उसके सामने कहता है कि बेटा मैं घोड़ा बन जाऊं, तू मेरे ऊपर बैठ जा, ठीक है, या फिर क्या है, बड़ा भाई छोटे सा भाई है, उसके साथ में तुतला कर बोलता है कि तेरा नाम क्या है, ऐसे बोलते हैं ना अपन आपस में, तो इस प्रकार से तुतला कर बोल रहा है ताकि उसको लगे कि ये भी तोता है, मैं भी तोता हूं, तो ऐसे असहज महसूस नहीं करे, उसके साथ में एडजस्ट हो सके, ठीक है, ऐसा कर रहा है। या कोई प्रौढ़ व्यक्ति अंगूठा चूस रहा है, तो देखो ये बातें हैं, ये बड़े लोग हैं लेकिन छोटों का अनुगमन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि उनके साथ में क्या हो जाए, उनका समायोजन होते। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटों का या अपने से जो अधीनस्थ होते हैं उनके व्यवहार के अनुसार काम करता है या उनके जैसा व्यवहार करता है, यानी एक बूढ़े व्यक्ति का बच्चों की तरह रोना, ये बोल सकते हो आप, तो इसको अपन कहते हैं रिग्रेशन, प्रतिगमन, यानी पीछे लौटना, अपन पीछे का व्यवहार कर रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा रिग्रेशन, प्रतिगमन। आगे चलिएगा। एक बालक के समायोजन में शिक्षक की भूमिका के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि भाई बच्चे का समायोजन क्लास में एक टीचर कैसे कर सकता है? कक्षा में सर्वे दृश्य उपकरणों का प्रयोग करके, बिल्कुल अच्छी बात है। शिक्षक कक्षा में कठोर अनुशासन और दंड से भैया समायोजन नहीं हो सकता, ये तो आप शक्ति दिखा रहे हो। शिक्षक बालकों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके, ये ठीक है। दूसरी बात गलत है, पहली सही है। विद्यालय में सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होने चाहिए, एडजस्टमेंट अपने आप ही हो जाता है बच्चों का, बिल्कुल। तो आप 2 को छोड़ दो बस, खाली 1, 3, 4 ये सही हो जाएगा। दूसरा गलत है, बाकी 3 युक्तियां हैं, उनको टीचर एडजस्टमेंट में काम में ले सकता है। एक खिलाड़ी का टीम में चयन नहीं हुआ साहब, चाहता तो था कि टीम में चयन हो जाए लेकिन हुआ नहीं, तो उसने ये कहा कि अगर मेरा चयन हो भी जाता तो मैं तो खेलने जाता भी नहीं। क्यों? क्योंकि खेलने जाने में 5-10 दिन जाऊंगा तो वहां मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी।
तो भैया पढ़ाई खराब होगी तो पहले प्रैक्टिस क्यों कर रहा था? तूने पहले कोशिश तो करी है ना, लेकिन तूने कोशिश करी लेकिन मिली नहीं तुम्हें, इसलिए तुमने क्या किया, अपना औचित्य स्थापना की। यानी कि उस खिलाड़ी ने निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा प्रणाली काम में ली? जब कोई व्यक्ति, देखो जलालुद्दीन खिलजी वाला वो उदाहरण, जलालुद्दीन खिलजी से जब रणथंभौर का दुर्ग विजय नहीं हुआ तो उसने ये कहा था कि इस दुर्ग को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। अरे तो भैया बाल के बराबर भी नहीं मानते तो इतने दिन तक 6 महीने तक घेरा क्यों डाल रखा था? कोशिश तो तूने करी लेकिन मिला नहीं, अंगूर खट्टे हो गए भैया, सीधी सी बात यह है। लेकिन यहां जो बात है ना, औचित्य स्थापना, युक्तिकरण कर रहा है, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है कि साहब वो चीज मेरे लायक ही नहीं थी। ठीक है, युक्तिकरण औचित्य स्थापना है, जिसको अपन रेशनलाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी। आगे आ जाओ। चिंतर, अत्यधिक चिंता, डर, भय, घृणा, मानसिक द्वंद, क्रोध आदि कुसमायोजन के किस प्रकार के लक्षणों में शामिल हैं? ये तो देखो डर, चिंता, भय, ये क्या है? इमोशन है, संवेग, इसलिए संवेगात्मक लक्षण है सारे के सारे। सीधा सीधा पढ़ा। आगे आ जाओ। 78 नंबर, एक छात्र द्वारा अपने अध्यापक से, हाँ साहब, स्कूल में एक बच्चे की जोरदार पिटाई हो गई। अब पिटाई हो गई तो बच्चा घर पे आया, उसके मन में ऐसे थे कि आज तो गुरुजी ने मेरे को पीट दिया। तो घर पे आते उसको अपने छोटे भाई पर गुस्सा आया और उसकी जोरदार पिटाई कर दी आते ही। ठीक है, दूसरा उदाहरण दिया कि एक बहू की सास से लड़ाई होगी, तो सास तो हायर अथॉरिटी होती है, आपको पता है, उसके साथ में मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सास का गुस्सा बर्तनों पर निकाला जाए, जोर जोर से पटकाया जाए, इस प्रकार से। अगर ऐसा कोई काम करता है तो इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने बराबर के, अपने से बड़े लोग हैं, उनके ऊपर अपने संवेगों को तो प्रकट कर नहीं सकता, इसलिए जो कमजोर होते हैं या निर्बल होते हैं उनके ऊपर अपने संवेगों को क्या है, प्रभावी कर देता है। इस रक्षा प्रणाली को डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। जैसे पति पत्नी में लड़ाई होती है, छोटे बच्चे के थप्पड़ पड़ जाती है, गुस्से गुस्से में पत्नी क्या है, पति को तो पीट नहीं सकती, इसलिए छोटे वाला बच्चा खड़ा उसको मार देती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कर कर वो अपना एडजस्टमेंट कर रही है, अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश से कर रही है। ओके, आगे आ जाइए। इसी के साथ में आपके जो प्रश्न हैं साइकोलॉजी के भी कंप्लीट हुए। तो इस प्रकार से मैंने आपके 14 नंबर टेस्ट सीरीज के जो साइकोलॉजी और मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न थे उन सबको सॉल्यूशन करके आपको क्लियर कर दिया है। और ऐसा लगता है, देखिए अब अंतिम समय है, आप लगातार सारे टेस्ट दें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। प्रश्नों का, पेपरों का स्तर आ रहा है, इन पेपरों के स्तर से ऊपर स्तर नहीं आएगा, इनसे पेपर है ना सरल ही आएगा, आप चिंता मत करो। आपका पेपर यहां हो रहा है ना, उससे ज्यादा नंबर आएंगे आपके, क्योंकि अगर आप सारे पेपर ईमानदारी से दे रहे हो ना तो निश्चित रूप से मानिए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लगातार सारे टेस्ट दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कुछ नहीं लिखना है, कुछ याद नहीं करना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों सामने आएंगे, अपने को केवल पहचान करनी है, इसलिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार रिवाइज करते रहिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।
हाँ, तो देखिएगा आज के इस पेपर में कल्चर का जो क्वेश्चन है वो 45 नंबर क्वेश्चन है। जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जयपुर दे दिया, राज परिवार दे दिया, गैटोर की छतरी दे दी, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई उलझन भरा क्वेश्चन नहीं था। जयपुर की जो गैटोर की छतरी है वो कछवा राजवंश से रिलेटेड है। कछवा, देखिए यहां पर सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां बनी हुई। माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां बनी हुई। यहां के सबसे भव्य छतरी अगर पूछी जाए कि भव्य छतरी, तो भव्य छतरी है सवाई जयसिंह द्वितीय की छतरी। और इस छतरी की अनुकृति लंदन के कैन सिंगल म्यूजियम में रखी हुई है। कैन सिंगल म्यूजियम में रखी हुई है। एक सबसे बड़ी बात है कि आईएएस में भी आया वो क्वेश्चन है, राजस्थान से रिलेटेड कल्चर का क्वेश्चन आता है। इन छतरियों में किस शासक की छतरी नहीं बनी हुई है? तो किस शासक की छतरी नहीं बनी हुई है वहां आपको याद रखना है, यहां पर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं बनी हुई। और ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो छतरी ईसरलाट या सरगासूली के नाम से जानी जाती। और ये 7 मंजिला है और इसका निर्माण 1749 में राजमहल के युद्ध की विजय प्रतीक के रूप में करवाया गया था। एक बार पुनः वापस आइएगा, आप देखिएगा जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो कछवा राजवंश से संबंधित है। पहली बात, सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां बनी हुई। यहां पर यहां की सबसे भव्य छतरी सवाई जयसिंह द्वितीय की छतरी है और इस छतरी की अनुकृति लंदन के कैन सिंगल म्यूजियम में रखी हुई है। अब प्रश्न आ जाए कि गैटोर की छतरियों में किस शासक की छतरी नहीं बनी हुई? तो आपको याद रखना ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं बनी हुई। ईश्वरी सिंह की छतरी वो ईसरलाट या सरगासूली, ये 7 मंजिला है और इसका निर्माण 1749 में राजमहल के युद्ध की विजय प्रतीक के रूप में करवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो 47 नंबर क्वेश्चन है। 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और मैं कह रहा हूं आपको सिंपल सा क्वेश्चन नहीं, ये ग्रेड 3 का क्वेश्चन है माय डियर। 84 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी बनी हुई है बूंदी में। देखिए इसका निर्माण ये जो 84 खंभों की छतरी, इसका निर्माण 1683 में राव राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने प्रिय सेवादार देवा की स्मृति में करवाया गया था। देवा की स्मृति में करवाया गया था। ये 3 मंजिला है और सबसे बड़ी बात है इस पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। वैसे आपको तो इतना ही याद रखना है कि 84 खंभों की छतरी है वो है कहां? तो बूंदी में है माय डियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48। सिंपल सा क्वेश्चन है। और निम्न में से कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए थे? नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। छतरिया, दरगाह, पोल, बावड़ी। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और उनकी याद में बनाई जाती थी छतरियां बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? छतरियां। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आभानेरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यहां निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंतों ने बनवाया था। हर्ष माता लिखा हुआ है। यहां की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहां का पिपलाद माता का मंदिर भी प्रसिद्ध है। देखिए यहां जो 1 और 2 ये हर्षद माता है, इसको आप हर्षद माता पढ़िएगा। हाँ, हर्षद माता, मैं ऊपर लिख देता हूं आपको एक बार। हर्षद माता का मंदिर है।
तो देखिए बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है आपका। पीपलाद माता का मंदिर यहां नहीं है। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दोसा, हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है आभानेरी दोसा। ये मंदिर कहां बना हुआ है? आभानेरी दोसा। और इस देवी को उल्लास की देवी कहा जाता, उल्लास की देवी। और यह भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद देती है, खुश रहने का आशीर्वाद देती है। और ये जो मंदिर है चांद बावड़ी परिसर में स्थित है, आपको बता दूं, चांद बावड़ी परिसर में स्थित है ये मंदिर। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन। मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बूंदी, तीनों को काट दीजिएगा आप। बिल्कुल झुंझुनू में है, झुंझुनू में। मेड़तनी की जी की बावड़ी है वो कहां बनी हुई है? झुंझुनू में बनी हुई। अगला क्वेश्चन है 52, सुमलित करना है। नौलखा बावड़ी, चांद बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। और देखिए इसमें नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में बनी हुई है, जी हां डूंगरपुर में। चांद बावड़ी दो साभे भी पढ़ी अपन ने। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है और रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी में है। तो उत्तर होगा आपका 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक समायोजन, 54 नंबर क्वेश्चन है। एक बहुमंजिला बावड़ी जिसके तोरण द्वार पर गजराज का उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन मानो हाथी बावड़ी में पानी पी रहा, कौन सी बावड़ी? नौलखा बावड़ी, क्वीन स्टेप त्रिमुखी बावड़ी और चांद बावड़ी। बिल्कुल ये क्वीन स्टेप वेल, इसको आप रानी जी की बावड़ी भी कह सकते हैं। रानी जी की बावड़ी का ही नाम है क्वीन स्टेप वेल। और इसी के तोरण द्वार पर गजराज का उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन, नक्काशीदार अंकन मानो हाथी बावड़ी में पानी पी रहा है। ये बहुमंजिला बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी है वो बहुमंजिला बावड़ी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? झुंझुनू में भी स्थान पूछ लिया यार। वो लड़ियों की हवेली, लड़कियों की हवेली नहीं है, लड़ियों की हवेली है। मंडावा में बनी हुई, मंडावा। शेखावाटी की फिल्म सिटी कहा जाता है इसको। हवेलियों के लिए फेमस है मंडावा। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए फेमस है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। डूंडलोद 4 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है। गलत युगम छांटना, भगत हवेली नवलगढ़, मुंदड़ा हवेली बीकानेर, जयदयाल केडिया की हवेली सीकर, फतेह गुम्बद अलवर। गलत युगम को छांटना है। भगत हवेली है नवलगढ़, मुंदड़ा हवेली बीकानेर, जयदयाल केडिया की हवेली सीकर, फतेह गुम्बद, फतेह गुम्बद वो अलवर में ही है। ये जयदयाल केडिया की हवेली सीकर, ये गलत है आपका। उत्तर नंबर 3 होगा 59 में। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। रणमल छंद किसकी कृति है? उदोतन सूरी, कवि कलोल, श्यामल दास, श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास की रणमल छंद। और रणमल है वो ईडर का राजा था, ईडर का राजा, ईडर का राजा। 61 नंबर क्वेश्चन है। नागदमन किस काल की कृति है? नागदमन प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक मध्यकाल। आधुनिक काल यानी पूर्व मध्यकाल। 2 नंबर उत्तर होगा इसका। पूर्व मध्यकाल की रचना है नागदमन।
अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को कहा जाता है जमाल, प्रकाश, वात, वचनिका, और बिल्कुल प्रकाश ही कहा जाएगा, प्रकाश। 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65, सही सुमलित करना है। नरपति नल, गिरधर आसिया, दलपति विजय, कुंभकर्ण। एक तरफ रचना दे रखी है तो देखिए नरपति नल की रचना है, नरपति नल की रचना है बीसल देव रासो। गिरधर आसिया की रचना है संगत रासो, और दलपत विजय की रचना है खुमान रासो, और कुंभकर्ण की रचना है रतन रासो। उत्तर नंबर 3 होगा इसका। 65 के बाद अगला क्वेश्चन है 69। सिक्सटी 68 नंबर क्वेश्चन है, नथमल जोशी की कृतियां हैं परन्योड़ी कुंवारी, आधे पटकी, एक बीननी, दो बीन, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी 68 नंबर क्वेश्चन है, उसका उत्तर होगा 4 नंबर। 69 देखिए, सुमलित करना है। सत्य प्रकाश जोशी, किशोर कल्पनाकांत, चंद्र सिंह और हरीश बाधानी रचना दे रखी है। और देखिए सत्य प्रकाश जोशी की रचना हरावल, इन 3 नंबर। किशोर इसकी है कल्पकांत की ओड़ियों, चंद्र सिंह की मरुवाणी, हरीश बाधानी की है वातायन। 1 नंबर क्वेश्चन उत्तर होगा इसका। 69 के बाद अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? देखिए 8वीं शताब्दी की रचना है ये। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध 8वीं शताब्दी की रचना है। 70 के बाद अगला क्वेश्चन है 89। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो देखिए बातारी फुलवारी कहानियों का बगीचा, कहानियों का बगीचा, ये विजयदान देथा की रचना है और इसको 14 खंडों में विभक्त किया गया। इसका 10वां खंड फोक टेल्स, इसके लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है 98। मारवाड़ प्रज्ञारी विगत किसकी करती है? मोहनोत नैणसी, नरपति नल, दलपत विजय, सूर्यमल मिश्रण। मोहनोत नैणसी, मारवाड़ प्रज्ञारी विगत मोहनोत नैणसी का ग्रंथ है। इसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है, मारवाड़ का गजेटियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 99। कन्हैयालाल सेठिया की कृतियां हैं धरती, दोरारी, मीझर, लीलतास, उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की हैं। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है? बूंदी, गैटोर, बांडोली, मांडल, बांडोली, बांडोली। अगला क्वेश्चन है 101। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडाराय सिंह, मालपुरा, उनियारा, पीपलू। तो टोडाराय सिंह जिला टोंक में बनी हुई हाड़ी रानी की बावड़ी। एक क्वेश्चन नंबर 102। दूध बावड़ी कहां स्थित है? दौसा, आभू, बूंदी, आभानेरी। आभू, माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी। 103 नंबर क्वेश्चन। बछावतू, रामपुरिया, गुलेछा सेठियों की हवेली राजस्थान में कहां स्थित है? करण सिंह बछावत। बछावतों की हवेली का नाम आते ही आपको बीकानेर जाना है, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 104। असंगत छांटना था बगड़िया हवेली, चिड़ावा, झुंझुनू, पंसारी की हवेली, श्रीमाधोपुर सीकर, सोनी चांदी की हवेली, महणसर, झुंझुनू, केसरदेव कानोडिया की हवेली, ढूंढलोद। उत्तर आपका यही है, तीनों संगत हैं, असंगत है वो 4 नंबर है। अंतिम क्वेश्चन है कल्चर का और 105 नंबर क्वेश्चन है दयालदासरी ख्यात में किसका इतिहास वर्णित है? मारवाड़ के राठौड़ों का, मेवाड़ के शासकों का, बीकानेर के शासकों का और बूंदी के चौहानों का। तो बीकानेर के शासकों का इतिहास लिखा हुआ है। ये थे आपके प्यारे प्यारे से कल्चर के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले पेपर में। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज भी आपका जो पेपर हुआ था उसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं और मैं तो आशा यही करता हूं भी आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो देखिएगा, तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसमें आपके प्रश्नों की संख्या की, अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो लीजिएगा भी, अब अपने से संबंधित प्रश्नों की अगर बात की जाती है भी, तो सबसे पहले आता है कि राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? तो राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त है भी ऑप्शन में एमडी कोरोनी। तो ये क्या है? राजस्थान के प्रथम क्या है? सूचना आयुक्त है भी। अब उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाती है, क्वेश्चन नंबर 74। हाँ भी, अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका प्रश्न भी कि सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? तो देखिएगा कि यहां सरकार की आंख, कान, बाहों के रूप में जिले की अगर यहां बात की जाती है, और आपको बोला था भी कि जिला स्तर पर सबसे बड़ा सरकारी जो कर्मचारी होता है वो जिला कलेक्टर होता है, ठीक है। और आपको देखिएगा जिला कलेक्टर राज्य सरकार की उसमें भी जिला स्तर पर किस रूप में काम करता है, तो वो देखिएगा आंख, कान, बाहों, भांति इसमें भाई। तो देखिए इसमें अब जिला कलेक्टर कि जिला कलेक्टर को आपको बताया गया था अनेक राज्यों में निम्न नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान की अगर बात की जाती है तो राजस्थान में जिला कलेक्टर को जिलाधीश के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया अभी? जिलाधीश। बस यहां शब्द जिला कलेक्टर ने लिख के आपके सामने क्या लिख दिया है? आपके सामने यहां भी जिलाधीश। तो आपको बताया गया था अनेक राज्यों में जिला कलेक्टर को अन्य नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया? जिलाधीश हो गया। भी नेक्स्ट प्रश्न की बात करें भी,
राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच के दायरे में नहीं आता है? अब देखिएगा, अब जांच के दायरे की अगर यहां बात की जाती है तो ये थोड़ा सा आपको यहां ध्यान में रखना है। तो इसमें कहा कि लोकायुक्त के दायरे की जांच में नहीं आता, तो देखिएगा इसमें मंत्री आते हैं, विभागीय सचिव की बात करें, राज्य विधान सचिवालय की बात करें, उसके बाद भी महालेखाकार राजस्थान की बात करें, तो देखिएगा यहां आपके देखिएगा कि राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं तो देखिएगा 3 नंबर, तो तीर आपके सामने एक में ही है, तो आपका सामने अपने आप आंसर क्या हो गया, ये लीजिएगा। तो कहने का मतलब इसमें नहीं पूछा है, आते नहीं पूछा है, तो यानी महालेखाकार भी इसमें नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना। तो आंसर इसमें आपका क्या हो गया, 3 और 4 हो गया भी। उसके बाद भी नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाती है, भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ है? अब देखिएगा कि सूचना के अधिकार के शुभारंभ की अगर बात की जाती है तो ये 12 अक्टूबर 2005 को हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अगर बात की जाती है भी, नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करता है? अभी देखिए आपको जो जिला उसमें प्रशासन के बारे में पढ़ाया गया था, तो जिला प्रशासन की अगर अपने यहां बात की जाती है भी, तो आपको मैंने स्टेप बताया था कि सबसे पहले जिला कलेक्टर के पास में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, और अतिरिक्त जिला कलेक्टर के बाद में क्या आता है भी, एसडीएम यानी उपखंड अधिकारी, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद नायब तहसीलदार, उसके बाद कानूनगो, उसके बाद भी बात करते हैं पटवारी। तो सीधी सी बात है, अब इसने कहा नायब तहसीलदार किसके अंडर में, तहसीलदार के अंडर में, जो मैंने भी आपको क्रम बताया, सबसे पहले जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एसडीएम यानी अगर आप सीधा बात करें भी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद अगर बात करें एसडीएम सब डिवीजन ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो ऐसे इसमें भी तो नायब तहसीलदार पूछा तो किसके अंडर में काम करेगा, तहसीलदार के अंडर में काम करेगा। अब उसके बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है भी, प्रशासन में पारदर्शिता लेकर आना है, यह आपको ध्यान रखना है भी। यानी सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है भी, कि सूचना में भी प्रशासन में पारदर्शिता, मतलब किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी न हो, तो ये इसका प्रमुख इसमें क्या है कार्य, ये आपको ध्यान रखना है भी। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती भी, 5 साल से अधिक पुराने मामलों के इसमें क्या है, जांच नहीं की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना। और अभी आपने ध्यान दिया हो, आज ही उसमें प्रोफेसर यानी कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम हुआ है, और उसमें भी लोकायुक्त से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप अवश्य उन प्रश्नों को देखिएगा, लोकायुक्त से संबंधित पूछना है, सूचना के अधिकार से संबंधित पूछा है, राज्य मानवाधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा है, आरपीएससी से संबंधित प्रश्न पूछा है, आज के पेपर में ही विधानसभा से संबंधित पूछा है, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा है, आज के पेपर की जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप अवश्य देखिएगा इसमें भी आप लोग। नेक्स्ट अगर बात की जाती है भी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है, धारा 19(7) के तहत होता है, ये आपको ध्यान रखना भी। तो इसमें क्या बोला, धारा 19(7) के तहत क्या है, बाध्यकारी है। अब उसके बाद कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयोग का गठन की बात करें, कि राजस्थान में अगर पूछा जाए भी कि इसमें सूचना आयोग का गठन कब हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने 18 अप्रैल 2005, भारत शब्द आता है तो 12 अक्टूबर 2005 है, अगर राजस्थान आता है तो वो आपको ध्यान में क्या रखना है, तो ये इसमें भी 18 अप्रैल 2006 है, ये आपको ध्यान रखिएगा भी। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें, उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम
एसडीएम निम्न में से कौन सा दायित्व नहीं है, पूछा भी निम्न में से उपखंड अधिकारी का कौन सा दायित्व नहीं है। तो देखिएगा भी आपके सामने उपखंड के कृषि उत्पादन का आकलन करना बिल्कुल सही है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना बिल्कुल सही है, भू राजस्व वसूली बिल्कुल सही है, जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देना ये नहीं है, ये आपको ध्यान रखना भी। जिला प्रशासन को क्या है, दिशा निर्देश नहीं देता है, बाकी तीन इसके कार्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है। तो देखिएगा अब यहां लोकायुक्त से क्या पूछा गया अभी, वो किसके साथ में परामर्श करता है। तो देखिएगा उसने उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, उसके बाद भी मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब देखिएगा तो यहां इसमें आपके सामने क्या है, ये लीजिएगा। तो भी लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये आपको यहां ध्यान में रखना है भी। ठीक है भी, क्या बोला इसमें भी, एक मिनट। तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, याद रखना भी। ये इसमें नहीं, आपका इसमें क्या कहा गया, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, ये इसमें है। तो यानी इसमें सीएम आ जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा और उसके बाद में विधानसभा में ओपोजिशन लीडर आ जाएगा भी, यानी विपक्ष का नेता आ जाएगा। तो ये आपके सामने क्या है, मुख्यमंत्री किसमें है, इसमें है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसमें, इसमें है, और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, तो उसका आंसर आपका क्या है भी, बी है। ये आपको ध्यान रखना, वो गलती से डी बोला गया वो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका इसमें 2 नंबर है, बी है भी। हाँ भी, उसके बाद राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था, कि राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत आपके सामने क्या हुआ है वे, कि लोकायुक्त का पद सृजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। और आपको बताया था कि राजस्थान में लोकायुक्त से पहले किसकी स्थापना हुई थी, यानी नियुक्ति हुई थी उप लोकायुक्त की हुई थी, किसके रूप में, PKU मेनन के रूप में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त कौन बना था, ID दुआ, और मे भी शायद आगे क्वेश्चन भी है आपका ये। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में किसका कार्यकाल सबसे कम है, तो कम RD थापर भी। हां सबसे ज्यादा है, अगर बात की जाए इसमें भी, तो सबसे ज्यादा उसमें अगर बात की जाती है तो उसमें आपको भगवत सिंह मेहता का है, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो RD थापर, ये आपका आंसर हो गया अभी। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, तो देखिएगा इसमें है विपिन बिहारी लाल माथुर, इसने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में काम किया है। जैसे सबसे पहले हरिदेव जोशी भी, हरदेव जोशी के बाद में अगर यहां बात आती है शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी और फिर भैरव सिंह शेखावत। माना व्यक्ति 3 हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल कितना है, 4 है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहां हरदेव जोशी के साथ में 2 बार है इसमें भी, क्योंकि बीच में शिवचरण माथुर भी आ जाते हैं। तो ये आपके सामने क्या हो गया, इसका क्रम 4 के साथ में काम किया है। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है, आपको कहां बताया भी था भी कि आपको राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से मुखिया कौन होता है। प्रशासनिक दृष्टि बोल दीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी बोल दीजिएगा, नौकरशाह बोल दीजिएगा, तो इसमें आपका CS यानी चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बने, कुशल सिंह बनी है 2009 में। और राजस्थान में आज तक आप सब जानते हो 2 ही महिला मुख्य सचिव बनी हैं, एक इसमें कुशल सिंह और दूसरी आपके सामने उषा शर्मा। उषा शर्मा 2022 में बनी थी, और इत्तेफाक से दोनों की दोनों किसके समय है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब उसके बाद आता है कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? भाई सेवानिवृत्त की आयु क्या है? 60 वर्ष है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेवानिवृत्त की आयु है वो ध्यान रखिएगा, इसमें 60 वर्ष है ये, न कि यहां कार्यकाल लिखा हुआ है। और आपको बताया था मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि 60 वर्ष की आयु तक यह है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, किस अधिनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था? अब देखिएगा किसके तहत की अगर बात की जाती है, भी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसको अध्यक्ष बनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना भी। नेक्स्ट उसके बाद में आता है, सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैक्से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और आपको बोला था भी कि सूचना के अधिकार में प्रमुख योगदान किसका है? श्रीमती अरुणा राय का है। तो इससे क्या है, ये पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट भाई, तो ये लीजिएगा, ये आपके सामने भी पॉलिटिकल से संबंधित आपके क्या है प्रश्न है। अब उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आले के आगे अपने सर आएंगे आपके देवी।